नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो गणित और मैथ्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास में हम अगले टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है भैया? संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, है ना। इसमें नंबरों को अरेंज करना, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, डिविजिबल रूल, है ना, कि अंक को किस तरीके से विभाजित किया जाता है, किस नंबर में कौन सा संख्या का भाग जाएगा, किसका नहीं जाएगा। बहुत सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। तो कुछ टीचर इनको एक साथ पढ़ा देते हैं, कुछ टीचर इनको अलग अलग करके पढ़ाते हैं। तो इससे कोई इशू नहीं है, जैसा आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं आप। बस पहले आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए नंबर सिस्टम की। कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है और इस टॉपिक को सभी बच्चे 10th लेवल तक काफ़ी आसानी से पढ़ते हुए आते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो आज की इस क्लास में हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। कुछ एक दो टॉपिक रह जाएंगे, जैसे आपका डिविजिबल रूल हो जाएगा, उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा एक छोटा सा वीडियो बना के। एक आध टॉपिक और रह जाएगा तो उस पर भी हम बना लेंगे। आज हम बेसिकली नंबर सिस्टम में समझेंगे कि नंबर सिस्टम में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें इसमें इम्पोर्टेंट है याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 करके लिख दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का। इतनी सारी चीज़ों को अगर आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया कि भाई इनका मतलब क्या है, तो आपको नंबर सिस्टम में कभी कोई एग्जामिनर फंसा नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंक को इंग्लिश में कहा जाता है डिजिट। क्या कहा जाता है भैया? डिजिट। अब ये डिजिट क्या है? डिजिट जो होता है वो केवल एक होता है। जैसे मैंने लिखा 725, तो 725 से मैंने पूछा कितने डिजिट हैं, तो कितने हैं? 1 2 3 डिजिट हैं। तो जो उसका स्थान है, जो उसका प्लेस है, वो डिजिट कहला रहा है। वो क्या कहला रहा है भैया? डिजिट कहला रहा है। और मैंने पूछा कि ये कितनी संख्या है, तो ये 725 संख्या है। मतलब संख्या इसमें क्या है? 1 है, जबकि डिजिट कितने हैं? डिजिट भैया 3 है। ठीक है, तो संख्या जो है, नंबर जो है वो 1 है, जबकि डिजिट कितने हैं? डिजिट इसके 3 हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डिजिट जो होता है वो क्या होता है? सभी अंक जो नंबर में दिए हैं, किसी भी संख्या में जो सभी अंक दिए हैं वो क्या है? डिजिट हैं। और जो संख्या है वो कुछ डिजिट से मिलकर बनती है। यहां लिख सकते हैं आप, डिजिट से मिलकर बनती है। ठीक है, जो डिजिट से मिलकर बनती है, जैसे ये 3 डिजिट हैं आपस में मिले, जैसे 425 ये 3 डिजिट हैं, है ना। 29 ये 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं आपस में मिले और संख्या कितनी बन गई? एक संख्या बन गई। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या होती है और डिजिट क्या होता है। ये आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, एग्जाम में बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं, क्योंकि वहां नॉर्मल तरीके से तो नहीं पूछेगा, आपसे थोड़ा घुमा के पूछेगा। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है ना, डिजिट क्या है और नंबर क्या है। क्लियर है? अब यहां से थोड़ी सी अच्छी बात होती है, शुद्ध मान। शुद्ध मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं भैया? फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू क्या होती है? अब आपसे सीधा क्वेश्चन दे देगा 679 में बताओ कि 7 का शुद्ध मान क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि 779 का शुद्ध मान क्या है, फेस वैल्यू क्या है? ये आ जाएगा 5225 में 5 का फेस वैल्यू क्या है बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा। अब आपको शुद्ध मान कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं है, जो अंक होता है या जिस भी अंक के बारे में पूछ रहा है उसका शुद्ध मान वही होता है। उसका शुद्ध मान वही होता है। किसी भी संख्या में 7 का शुद्ध मान पूछे तो उसका शुद्ध मान 7 ही होगा, 2 का शुद्ध मान पूछे तो 2 ही होगा। क्योंकि जब शुद्ध मान की बात हो रही है, फेस वैल्यू की बात हो रही है, तो उसका, अब देखो जैसे मान लो इस संख्या में 2 लिखा है, तो 2 का मतलब कभी 3 हो सकता है क्या, या 2.5 हो सकता है, या 1 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। 7 का मान 70 हो सकता है क्या? 71 हो सकता है क्या? 9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो किसी भी अंक का जो शुद्ध मान होता है वो वही होता है, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी होगी, स्थानीय मान। क्या पढ़ा होगा भैया? स्थानीय मान। इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। इसको क्या कहा जाता है भैया? प्लेस वैल्यू। तो ये जो प्लेस वैल्यू है ये बदलती है। अधिकांश तौर पे आपने अभी तक ये पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो स्थानीय मान और शुद्ध मान में बस बेसिकली अंतर यही है, शुद्ध मान जो है वो वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। जिस अंक का शुद्ध मान आपसे पूछे वो वही होगा, है ना। जो भी अंक आपको दिया है क्वेश्चन में, x मान लो उसको, उसका आंसर क्या है? वही रहेगा सेम। किसमें? शुद्ध मान में, फेस वैल्यू में।
आंसर बदलेगा किसमें? स्थानीय मान में। अगला ये लिखा है स्थानीय मान, इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है प्लेस पर। ये क्या करती है? डिपेंड करती है प्लेस पर कि भाई संख्या में प्लेस कितना है। जैसे इसमें पूछ ले कि 5211 में 2 का स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है या 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप यहां से 2 उठाएंगे और 2 के बाद जितने अंक हैं, जितने डिजिट हैं, उतने आप शून्य लगा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 200। ठीक है। स्थानीय मान को कैसे निकालते हैं कि जिस अंक का स्थानीय मान आपसे पूछा है उस अंक को लिखकर उसके बाद जितने डिजिट हैं, उसके बाद जितने डिजिट हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थानीय मान कहलाते हैं। स्थानीय मान को बनाते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कभी देखा हो संख्या को पढ़ने से पहले हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से संख्या को पढ़ते हैं। तो संख्या कहां से शुरू हो रही है? संख्या शुरू हो रही है इकाई से, दहाई से, सैकड़ा, है ना, इस तरीके से बढ़ती है। तो आपसे जिस अंक का स्थानीय मान पूछे उस अंक को आपको डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, उस अंक को क्या है? डायरेक्ट लिख देना, और उसके बाद जितने बचे हैं उसके 2 जीरो लगा देना है। तो 200 हो गया 2 का स्थानीय मान। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। 412 में 1 का स्थानीय मान क्या है? तो 1 को आप डायरेक्ट लिख दो और 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, तो 1 जीरो लगा दो, तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है। कुल मिला के लास्ट की जो अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, उनके बाद जीरो लग जाता है और उसका स्थानीय मान हो जाता है। अब गलती कहां होती है? गलती होती है स्थानीय मान और शुद्ध मान में। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में गलती हो जाती है, क्योंकि वहां जब क्वेश्चन आता है घुमा के तो हमारे दिमाग में समझ में नहीं आ पाता कि यार क्या था, इसका था कि इसका था, आगे पीछे हो जाता है। तो वो आपको गलती नहीं करनी है। और वो कैसे आएगा? वो भैया आपका प्रैक्टिस से आएगा। तो आपको इसमें कम से कम 30 से 40 सवालों की प्रैक्टिस कर लेनी है। और जिनका मैथ्स से बैकग्राउंड है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे आता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 3211 में 3 का स्थानीय मान और 4125 में 2 के स्थानीय मान, 2 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? आपको एक संख्या दे देगा, 2 संख्या दे देगा और पूछेगा उनके बीच के अंतर क्या है। या हो सकता है पूछ ले कि एक इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान, एक तीसरी संख्या और दे दे, चौथी संख्या और दे दे और पूछ ले इन सभी संख्याओं के स्थानीय मान का योग क्या होगा, गुणा क्या होगा, भाग क्या होगा। तो वहां आपको क्या करना है? वहां बहुत आपको केयरफुली कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। इसका स्थानीय मान निकाल लो, इसका स्थानीय मान निकाल लो, है ना, और फिर जो कहा है वो कर दो। गुणा कहा है तो गुणा कर दो, अंतर कहा है तो घटा दो, योग कहा है तो जोड़ दो। ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान इसमें कितना है? 3000 है, क्योंकि 3 के बाद 3 वैल्यू है। और इसमें 2 का स्थानीय मान कितना है? 20 है। 20 है, इसको आप घटा दो तो कितना आ जाएगा? 2980 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। गुणा पूछा होता तो गुणा कर देते। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बच सकता है, आपको पूछ ले कि भाई स्थानीय मान और शुद्ध मान के बीच का अंतर क्या है। ठीक है। तो फिर वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे मान लो एक संख्या है 225, 225 में 5 का शुद्ध मान और 410 में 1 का स्थानीय मान का अंतर क्या है। अभी तक क्या है कि केवल स्थानीय मान में अंतर आ रहा था, या फिर शुद्ध मान में अंतर पूछ सकता है। लेकिन कभी कभी क्या है, स्थानीय मान दे देगा और शुद्ध मान दे देगा, और आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे कि दोनों संख्याओं का स्थानीय मान निकाल के आंसर टिक कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। कभी हो सकता है स्थानीय मान पूछे और शुद्ध मान का अंतर पूछ ले, तो इसका अलग निकलेगा और इसका अलग कॉन्सेप्ट से निकलेगा। वहां क्या है, जल्दी जल्दी में हम एक सा फॉर्मूले लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, और 410 में 1 का स्थानीय मान जो है वो 10 है, और 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। या फिर हो सकता है भाई इनका मल्टीप्लाई पूछ ले, इनका डिविजिबल पूछ ले, योग पूछ ले। तो आपको क्यों, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, आपको एक चीज बता रहा हूं बहुत अच्छे से ध्यान से सुनियो।
क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में वो कठिन नहीं आते, क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में कठिन नहीं आते, बस 1 या 2 स्टेप में हल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसा आपका ग्रेजुएशन में चलता है, 11th-12th में चलता है, बहुत लंबा लंबा डेरिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 1 स्टेप में सॉल्व होता है सवाल। लेकिन समस्या कहाँ होती है? समस्या यहाँ आती है कि आप उस क्वेश्चन को कितना केयरफुली पढ़ पा रहे हैं। मेन वजह यही है। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करो। सॉल्व तो बच्चा भी कर लेता है, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा कंपटीशन में कुछ नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कंपटीशन में दिक्कत कहाँ है? कंपटीशन में तगड़ी बात है कि अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना सीख गए और पढ़ने के बाद उसको समझना सीख गए तो आपका काम हो गया। कंपटीशन में मैथ्स के सवाल में कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज होती है कि आप उसको कितना केयरफुली पढ़ते हैं और कितना केयरफुली समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझना सीख गए, उसकी भाषा सीख गए, तो आपका काम हो जाएगा, फिर सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा। जो घुमा फिरा का क्वेश्चन आते हैं उनको समझना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बच्चे गलती यही कर देते हैं, ये स्थानीय मान निकाल देते हैं कभी कभी और उसमें से वही स्थानीय मान घटा देते हैं, जबकि पूछ रहा होता है वो शुद्ध मान के बारे में। और बच्चा रट लेता है स्थानीय मान को, लेकिन शुद्ध मान आ जाता है तो इसका भी वो स्थानीय मान निकाल देते हैं। अभी मैंने एक चीज देखी थी कि ऐसी संख्या थी 679। 679 का मैंने शुद्ध मान पूछा तो उन्होंने क्या दिया सर 70। शुद्ध मान पूछा और जल्दी से आपने देखा कि हाँ 79 है, 7 का शुद्ध मान 70 और टिक लगा के आगे बढ़ गए। दिमाग में क्या था? दिमाग में स्थानीय मान था, क्योंकि यही पढ़ते आ रहा बचपन से। शुद्ध मान पूछ लिया, 70 लगा दिया, जबकि होना क्या था 7। तो ये गलती आपको वहां नहीं करनी है। मैं फिर कहूंगा कि चीजें कठिन नहीं है कंपटीशन में। कंपटीशन में रत्ती भर चीजें कठिन नहीं है। एक स्टेप में सवाल जब हल हो रहा है तो कोई कठिन चीज है क्या? आप खुद सोचो, बिल्कुल नहीं। तो समस्या कहाँ है? समस्या यही है कि सवालों की जो भाषा है उसको समझने का प्रयास करो। मैं एक लाइन में कहूंगा बस, अगर आप भाषा को समझना सीख गए तो आपका काम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर भाषा को कैसे समझें? तो ये भाषा को समझने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। भाषा को समझने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बस 2 लॉन्ग कट हैं। एक है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक विथ सक्सेस। अगर आपके पास प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं, तो सक्सेस को झक मार के आपके पास आना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। मेहनत वो मुकद्दर होता है जो सफलता को आपके चरणों में लाकर गिरा देता है। अगर आपकी किस्मत में भी सफलता नहीं लिखी, लेकिन अगर आपकी मेहनत तगड़ी है तो सफलता को, किस्मत को तोड़कर आपके चरणों में आना होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। बात क्लियर है? तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो अगला हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो है, इसमें आपसे कभी कभी पूछेगा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको खैर समझ में आता होगा। 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक डैश डैश डैश, ये सारी क्या है? ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती भैया। 1 से लेकर अनंत तक जो है वो सारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसी को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, है ना। इसी को हम पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। कभी कभी वहां एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाएगा पॉजिटिव संख्या बताओ, तो आप कहेंगे यार पॉजिटिव तो कभी पढ़ा नहीं। नेचुरल इंग्लिश शब्द है, लेकिन ऐसा लिख देते हैं वो हिंदी में। आजकल ये हिंदी वालों के साथ बहुत धोखा हो रहा है। इंग्लिश का शब्द रहता है उसको हिंदी में वैसे ही लिख देते हैं, पता नहीं जानबूझ के लिखते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन बना के उसको ट्रांसलेट मारते हैं। कभी कभी डिक्शनरी ट्रांसलेट नहीं कर पाती तो सेम लिख देती है। तो ऐसे मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, तो आपको थोड़ी इंग्लिश को पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या की बात करें और होल नंबर की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही संख्या रहेंगी, बस होल नंबर जो है वो 0 से काउंट होते हैं अनंत तक। ठीक है। प्राकृतिक संख्या में 1 से काउंट किया जाता है ना, ये नियम बनाया है गणितज्ञों ने। और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से काउंट होती है। पूर्ण संख्या क्या है भैया? 0 से काउंट होती है। और एक और चीज है पूर्णांक। एक और चीज क्या है भैया? पूर्णांक। तो जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक आपका कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये सभी संख्या जो है, मतलब प्लस की सारी संख्याएं और माइनस की संख्याएं इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलिए सर। ठीक है। जितने भी आपके पूर्णांक हैं
ये सारे पूर्णांक क्या कहलाएंगे? आपके प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं। प्लस वाली संख्याएं और माइनस वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं भाई? पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इंटीजर कहा जाता है। पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। तो कोई सी भी संख्या प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली हो, पूर्णांक कहलाएगी। लेकिन कभी कभी क्या है, देखो ऐसे आएगा ऑप्शन में तो आप तो बता ही देंगे कि भाई ऑप्शन आपसे आ जाए कि +1 -2 -1, या फिर ऐसा आ जाएगा +1 0 -2 और ऑल। ये आपके क्या है? ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछ लेगा निम्न में से पूर्णांक है। निम्न में से पूर्णांक तो आप कहेंगे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप कहेंगे कि यार 1 ही पूरा है और 0 भी पूरा है। -2 पे आपका दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या है? माइनस की संख्या भी आती है, प्लस की भी आती है और 0 भी आती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल। ठीक है, एक चीज और याद रखें, कभी कभी ऑप्शन फंसाने के लिए आपको वो क्या करेगा? आपको वो देगा डेसिमल में कि 408 का पूर्णांक बताओ, तो यहां फंस जाओगे। 5.75 का पूर्णांक बताओ, 3.21 का पूर्णांक बताओ। तो जब ऐसी संख्या आती है तो लोग इनमें से क्या लगा देते हैं? इनमें से कोई नहीं, कि भाई सर ने तो बताया था कि प्लस की, माइनस की और 0 ये सारी संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। लेकिन ये दशमलव कहां से आ गया? दशमलव में क्या होगा पूर्णांक? तो वो सोचते हैं कि यार दशमलव तो पूर्णांक में आता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं लगा दो। तो जबकि ये गलत है, पूर्णांक इनमें भी है। पूर्णांक क्या है भैया? इनमें भी है, लेकिन इनमें क्या है? आपको देखना पड़ेगा। इनमें क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा। कैसे देखोगे? जब भी कोई संख्या जो है, इसमें जो पूर्णांक है, वो पूर्णांक ये है। क्या भैया? 3 है। ये 3 हमारा पूर्णांक है, 21 हमारा पूर्णांक नहीं है। बात क्लियर है? 4.08 है, इसमें हमारा पूर्णांक क्या है भैया? 4 है। ठीक है, 5.75 में हमारा पूर्णांक जो है, इसमें बच्चे लगा देंगे 5, जबकि इसका 5 नहीं होगा। इसका 5 नहीं होगा। कई बार बच्चे यही गलती कर देते कि भाई दशमलव में अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो दशमलव में जो देखते हैं पूरी संख्या उसी को लगा देते हैं। लेकिन आपको एक बात नोट करके लिखनी है। क्या करके लिखनी है? नोट करके लिखनी है पूर्णांक में कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद, डेसिमल भी लिख सकते हो, दशमलव के बाद अगर 0.50 या 0.5 एक ही बात है। कभी कभी 10 तक के फॉर्म में रहता है, कभी तक भी 100 तक के फॉर्म में रहता है। अगर इस 50 के पहले 49 तक, अगर 0.49 तक की बात कर रहा है या 0.4 तक की बात कर रहा है, तब आपकी जो संख्या क्वेश्चन में दी है, जैसे 4.08 दी है, तो इसका आंसर 4 ही होगा। और जब कभी 0.50 की जगह 51 आ गया और 0.6 आ गया, तो आपका आंसर 4 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल्कि 5 हो जाएगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट के बाद अगर पहले है, मतलब आधे से पहले है, तो वही संख्या होगी पूर्णांक। और आधे की अगर बात है, जैसे मान लो ये है 5.75 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद 75 लगा है, मतलब 75 लगा है, और ये किसके करीब है? ये भैया हमारे 6 के करीब है। तो आपको करीब देखना है। ठीक है, क्या देखना है? करीब देखना है कि भाई किसके करीब है। तो जिसके करीब होगा आंसर क्या है? वही रहेगा। तो आई होप आपको ये छोटा सा फैक्ट समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल छोटी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चे इन्हीं को याद नहीं रख पाते। आपको इस पर अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। आपको बस वीडियो देखना नहीं है। पहली बात मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो देखना नहीं है। जो वीडियो देखेगा वो याद नहीं कर पाएगा। मैंने भी पहले आपकी उम्र में बहुत सारे वीडियो देखे और वीडियो देख देख के पढ़ने की कोशिश की। मैं कभी भी सीख नहीं पाया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने चीज़ों को लिखना शुरू किया, फिर चीज़ों को मैंने नोट करना शुरू किया, फिर मैंने उनके फैक्ट निकालने शुरू किए, फिर मैंने उनको ड्राइंग शीट पर, आपको क्या करना है? ड्राइंग शीट पर लिखना है और ऐसा दीवार में चिपका देना है। फॉर्मूले हो गया या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे मुझे एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था,
बड़ी समस्या हुई मुझे, पता नहीं क्यों। मेरे बहुत सारे टॉपिक हो गए थे लेकिन एलसीएम एससीएम मुझे दिक्कत देता था। तो फिर मुझे बताया मेरे टीचर ने कि ऐसा करो, तो वही नोट्स बनाओ बेहतरीन तरीके से, वीडियो कभी मत देखो। मैं एक बार फिर कहूँगा, यूट्यूब की जो स्टडी है वो स्टडी केवल आपकी तभी काम आएगी जब आप उसको नोट्स बनाएंगे। नोट्स बना के जब आपको कॉपी से पढ़ेंगे तो वो आपको गारंटी से याद होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप केवल देखेंगे वीडियो तो आप कहीं ना कहीं भ्रम में हैं, आपका मन नहीं मानेगा, मेहनत करने में दिक्कत होगी। आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर सोचेंगे कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, ऐसा सब सोचते हैं। ये सोचो ना कि यार वीडियो तो हर व्यक्ति देख रहा है, हमें किसी से एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। जितना सब कर रहे हैं अगर हम उतना ही कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन का मतलब है एक दूसरे से आगे निकलना। तो आपको पूरी कोशिश करके दूसरों से ज़्यादा क्या करना है, नोट्स बनाने हैं बेहतरीन तरीके से, उनमें चीज़ें नोट करके लिखनी है। जहाँ कन्फ्यूजन है उसको ड्राइंग शीट पर लाना है, गारंटी से याद हो जाएगा। तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ लिया, अब आ गया भाज्य। क्या पढ़ना भैया? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं भैया? कंपोजिट नंबर। बहुत सिंपल है, जिस संख्या में, कुछ लोग कहते हैं भाई जिस संख्या में भाग चला जाए वो भाज्य संख्या है, गलत है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग चला जाए, वो क्या है भैया? वो आपकी भाज्य संख्या है। वो क्या है आपकी भैया? भाज्य संख्या है। कैसे? जैसे मान लो एक संख्या है 5, एक संख्या क्या है? 5। तो 5 में, या कोई सी भी संख्या हो, मैं ये कहूंगा संसार की कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, उसमें 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा और 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, मतलब स्वयं का। ये दो चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं। आप कोई सी भी संख्या उठा लो, आप 5 उठा लो, 6 उठा लो, 7 उठा लो, 13 उठा लो, 19 उठा लो, अनंत तक जितनी भी संख्या उठानी है, उस संख्या में 1 का भाग तो जाएगा ही, कॉमन सी बात है, और स्वयं का भाग भी जाएगा, ये भी कॉमन सी बात है। 19 में 19 का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा, 7 में 7 का जाएगा, 6 में 6 का जाएगा, और 1 का कौन रोक सकता है? 1 तो सबका बाप है। तो इन दोनों संख्या का भाग जाए, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई सी भी तीसरी संख्या, इन दोनों के अलावा अगर कोई सी भी तीसरी संख्या का भाग अगर उस संख्या में चला जाए, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ, क्लियर है यहां तक? तो भाई एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर अगर किसी तीसरी संख्या का भाग जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, या भाज्य संख्या कहलाएगी। अब भाज्य संख्या एग्जाम्पल के तौर पर मैं 4 उठाता हूं, 4 में 1 का जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, और 4 में 4 का जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन 4 में 2 का भी तो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। है ना? समझ में आया? है ना? बहुत ही इजी है। अब इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो। अभाज्य संख्या इंग्लिश में कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे भैया? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। वह संख्या जिसमें केवल एक व स्वयं का भाग जाए, तो वह क्या होगी? तो वह होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, या फिर ऐसा भी कह सकते हो उल्टा। देखो, स्टेटमेंट को आगे पीछे उल्टा सीधा कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं यहां हूं, तो सही है। फिर मैं वहां से एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम यहां हो, तो ये भी सही बात है, मैं यहां हूं। या वो व्यक्ति कह रहा है तुम वहां हो, या मैं कह रहा हूं कि मैं यहां हूं और मैं यही कहूं कि मैं वहां नहीं हूं, तो भी तो सही है। मैं वहां नहीं हूं मतलब यहां हूं, और यहां हूं तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो आप या तो लिखते हैं एक या स्वयं का भाग जाए,
केवल एक और स्वयं का भाग जाए, केवल ये शब्द, केवल एक और स्वयं का भाग जाए अभाज्य संख्या। या फिर ऐसा कह सकते हो कि एक और, ऐसा कह सकते हो कि एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे 7, 7 में आप 1 का दे लीजिए, कोई समस्या नहीं है। 7 में आप 7 का दे लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आप संसार की कोई ऐसी संख्या नहीं ला सकते जो 7 को विभाजित कर सके, नहीं कर पाएगी। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। क्लियर? हर एक संख्या में क्योंकि एक और स्वयं का तो जाता ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। प्राइम नंबर जो है, इस प्राइम नंबर में लोग बहुत सारे फंसते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है? अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या में एक नहीं होगी। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी? संख्या जो अभाज्य संख्या है वो 2 से शुरू होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 में 1 का भी भाग जा रहा है और इसमें 2 का भी भाग जा रहा है। क्योंकि 1 जो है उसमें 1 का ही भाग जाता है, इसलिए क्योंकि 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है नहीं, क्योंकि 1 स्वयं है। तो 2 जो ऐसी संख्या है, 2 में किसी का भाग नहीं जाता। कुछ लोग क्या है, अभाज्य संख्या 2 को देख कर क्या लगा देते हैं, भाज्य संख्या, क्योंकि उनको लगता है कि यार 2 है, 2 से तो भाग जाता है सब में। नहीं, ये गलती है, गलत है। यहाँ 2 जो है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि 2 में किसी का भाग नहीं जाता, 1 के अलावा और स्वयं के अलावा। तो स्टेटमेंट यही कहता है कि 1 और स्वयं के अलावा भाग जाना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या होगी। तो 2 भाज्य संख्या नहीं है, बल्कि अभाज्य संख्या। इस चीज को याद रखना, ठीक है। 3 कैसी है? 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 नहीं, 5 है, 7 है, 13 है, 11 है, 17 है, ठीक है। ऐसे ही आगे बहुत 23 बहुत चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संख्या कैसी है? इन संख्या में किसी का भाग नहीं जाता, 1 और स्वयं के अलावा। तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। ये सारी क्या है भैया? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का जो खेल है वो बस आपको एक ही याद रखना है कि स्वयं से और 1 से डिवाइड हो रही हैं तो वो अभाज्य संख्या है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप गिनने तो बैठोगे नहीं, तो इसका सीधा सा आंसर आपको रट लेना है स्टेटमेंट के तौर पर 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? टोटल होती हैं आपकी भैया 25 संख्याएं। 25 संख्याएं हैं, अब आप काउंट करके देख सकते हैं। 1 से लेकर 25, 25 से लेकर 50। एक और पूछ लेता है, 1 से लेकर 25, 25 से लेकर 50 और 50 से लेकर 100। ये 3 स्टेटमेंट आ सकते हैं और इन तीनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? टोटल अभाज्य 25 संख्याएं हैं, ठीक है। 1 से लेकर 25, 25 से लेकर 50 और 50 से लेकर 100, इन तीनों के बीच में भी पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो 1 से जो 25 है, 1 से 25 के बीच कितनी संख्या है? 9, 6, 9 और 6 15 और 10 25, ठीक है। 9, 6 और 10, 9, 6 और 10। अब आप इनको तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? सम 25 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इन 25 में से 9 जो है वो 1 से 25 के बीच में है, 6 जो है वो 25 से 50 के बीच में और 10 जो 50 से 100 के बीच में है, ठीक है। इसको सीधा से याद कर लेना है, ये कभी कभी पूछ लेता है ना। इसके अलावा आपको और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभाज्य संख्याओं बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर जिनको हम कहते हैं। अब एक नया शब्द आपने पहली बार सुना होगा शायद, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी भैया? सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। क्या कहेंगे भैया? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, ये थोड़ा सा शब्द अलग है। सह अभाज्य,
सहभाज्य संख्याएं कुछ खास होना ही होती, बस इसमें एक ही स्टेटमेंट है कि वह संख्याएं जिनका HCF केवल एक हो। ठीक है, ये कोटेशन आपको याद रखना है। वह संख्याएं जिनका जो HCF है वो केवल कितना हो, वो केवल एक हो। वह संख्याएं जिनका केवल HCF एक हो। अब आप कहेंगे HCF क्या है? HCF को इंग्लिश में कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं भैया? हायर कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तीय। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, और मैं पढ़ा दूंगा। तो HCF जो है हायर कॉमन फैक्टर कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, HCF और LCM। तो ऐसी संख्याएं, देखो ऐसी संख्या, इसमें दो संख्याएं होंगी, एक x होगी और y होगी। दो संख्या होंगी तभी तो उनका HCF निकलेगा ना, एक का तो निकलेगा नहीं। तो कोई भी दो संख्या ले लो, उनका अगर HCF एक आ रहा है तो वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 8 लेता हूं और 16 लेता हूं, तो 8 और 16 का जो HCF है वो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो जाएगा, है ना, 2 का इसमें भी आ रहा है, 1 भी हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। हाँ, 8 और 15 हो जाएगा। 8 और 15 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें केवल और केवल HCF एक ही होगा। केवल HCF क्या है? एक ही होगा, एक का भाग इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 और 15 को क्या कर सके? डिवाइड कर सके। 8 15 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। कुल मिला के एक के अलावा किसी से दो संख्याएं कटना नहीं चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर कहलाएंगी। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में भाई सारी संख्याएं आ जाएंगी आपकी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है? वही डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट। अगर कोई संख्या डिवाइड में है तो वह अपरिमेय हो जाती है, और जो सामान्य वो परिमेय। तो कुल मिलाकर वास्तविक संख्या में टोटल जो संख्याएं आपको मिल रही हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, वो सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय मिलाकर बस इसमें यही आएगा कि परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए, मतलब सामान्य संख्या को मिला दिया जाए और डिवाइड वाली संख्या को मिला दी जाए, तो सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद दो फैक्टर और हैं, एक है अवरोही क्रम और एक है आरोही क्रम। आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम को बढ़ता क्रम भी कहा जाता है, बढ़ता क्रम, और अवरोही को घटता क्रम भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, और इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं भैया? डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता क्रम और घटता क्रम। अब बढ़ता और घटता क्रम तो सभी जानते हैं, है ना। कोई आपको 4 6 8 संख्या दे देंगे और पूछेंगे, बताएंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। बात समझ में आ रही है? तो आपको अरेंज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य संख्या तो आप अरेंज कर ही सकते हैं। एक चीज याद रखना, जो माइनस वाली संख्या है, माइनस वाली संख्या में थोड़ा सा केयरफुली रहना। माइनस वाली संख्या में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मान लो 1 2 3, ये बढ़ता क्रम है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर इसी को -1 -2 और -3 कर दूं तो इसमें आप बढ़ता क्रम नहीं लगा पाएंगे, इसमें आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप सोचेंगे कि -1 छोटा है, उससे बड़ा -2 है और सबसे बड़ा -3 है, जबकि नहीं, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। -1 सबसे बड़ा होता है माइनस की संख्याओं में, इस चीज को हमेशा याद रखना। उल्टा है, ठीक है। जैसे इसमें 1 सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, लेकिन माइनस में उल्टा हो जाता है। बच्चे यही गलती कर देते हैं, घटते क्रम और बढ़ते क्रम में क्वेश्चन आता है और जब माइनस का आ जाता है तो वहां सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। तो -1 में उल्टा होगा, हमेशा याद रखना। इस तरफ की संख्याएं पहले आएंगी, फिर इस तरफ की बाद में आएंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां मान लो एक स्केल बना लो, इस स्केल में बीच में 0 बना लो, 1 2 3 4 5, और यहां लिख लो आप -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो यहां देखो, यहां से जब आप चलोगे ना, तो यहां से
यहां से जब चलोगे तो ये सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी, 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 उससे बड़ी और सबसे बड़ी। मतलब कुल मिलाकर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं हमेशा संख्याएं बढ़ेंगी। ये आपका कथन बन गया, ये आपका स्टेटमेंट बन गया। चाहो तो आप अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हो कि हमेशा संख्याओं में, पूर्णांकों में लेफ्ट टू राइट संख्याएं या बाएं से दाएं की संख्याएं, जैसे आप आवर्त सारणी में पढ़ते हो ना पीरियोडिक टेबल में, वैसे ही कि भाई इस तरफ नाभ की क्षेत्र बढ़ेगा, परमाणु ऊर्जा बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, वैसे ही यहाँ है। तो हमेशा इस तरफ से इस तरफ क्या है संख्याएं बढ़ेंगी और उस तरफ से इस तरफ घटेंगी। ठीक है, तो जब इस तरफ बढ़ रही हैं तो एक बड़ा होगा, -5 छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सामान्य तो आप कर लोगे, माइनस का मैंने बता दिया है। अब घटता और बढ़ता क्रम कभी कभी क्या है फ्रैक्शन में आ जाता है। 4/5, 3/2, 1/5, 4 बस 3 का ले लो। अब कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है तो आप समस्या में आ जाते हैं कि यार अब कैसे अवरोही आरोही लगाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको सिंपल सा एक तरीका है कि भाई 4 में आप 5 का भाग दे दो, 3 में आप 2 का भाग दे दो और 1 में आप 5 का भाग दे दो, और जो भी आपका निकले वो आप फिर देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको जो जितनी भी संख्या बटे में दी हूं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किनका, केवल 2 संख्याओं का। पहले आप इन दोनों को उठा लो या इन दोनों को उठा लो। अगर ये संख्या 10 भी दी है, ये संख्या 10 भी दी है तो कोई समस्या नहीं है। 4 दी हो, 6 दी हो, कोई समस्या नहीं है। चलो मैं एक संख्या और लिख लेता हूं, 2/5। ठीक है, ये संख्या लिख ली, 4 है, एक बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। पहले एक पेयर उठाना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 तिया 15 और 2 चौके 8। अब देख लो कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। अब आपको बड़ी चाहिए है तो बड़ी बड़ी लेके चल, जैसे देखो उसमें बड़ा पूछा है तो बड़ा लेके चलना है, छोटा पूछा है तो छोटा लेके चलना है। तो इसमें कौन सी बड़ी हो गई, 8 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है, मतलब ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली क्या है, बड़ी है। अब इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 तिया 15 और 2 एकम 2। अब इसमें बड़ा क्या आया, 15 बड़ा आया, तो मतलब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, इसको मिटा दो। ठीक है, अब ये दोनों बची, इन दोनों फिर क्लास मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, तो मल्टीप्लाई आपका ये आ गया है और ये संख्या सबसे बड़ी है, फाइनली निकल के आ गई है। इसी तरीके छोटी सी भी आ सकती है। छोटी अगर पूछे तो आपको जो ऊपर छोटा आएगा बस उसको लेकर चलना है छोटी अगली फ्रैक्शन की तरफ। तो इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब आगे हम टॉपिक करेंगे, बहुत सारे टॉपिक अभी कराना बाकी है, प्रतिशत है, CI SI है ना, आपका मिश्रण, बहुत सारे हैं टॉपिक। तो जब टॉपिक चलेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, LCM SCF, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती चलेंगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सर और क्या क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से मैं आपको अगले लेक्चर में वो सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। बेसिकली नंबर सिस्टम में आप सभी जानते ही हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी को पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस पर हम बात करेंगे। अगली क्लास होगी हमारी डिविजिबल रूल की, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस संख्या का भाग किस संख्या में कैसे दिया जाता है और वो कैसे निकाला जाता है सेकेंडों में, उस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर बुरा लगा हो तो उसके बारे में भी लिखेंगे सर ये चीज़ में थोड़ा सुधार करिए, तो अगली क्लास से आपको उसमें सुधार जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।